नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो बुक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उसकी क्लास नंबर 7 है और चैप्टर 4 आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। चैप्टर है जस्टिस, न्याय। ये देख पा रहे होंगे थंबनेल, क्लास नंबर 7 है, न्याय है। यद्यपि चैप्टर का पूरा नाम सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, लेकिन न्याय इस वजह से हमने लिखा है कि न्याय के जो विविध स्वरूप हैं उन विविध स्वरूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक जो व्यापक स्वरूप है वो सामाजिक न्याय होता है। ठीक है, तो हम सामाजिक न्याय की बात भी करेंगे, उसके अलावा और भी जो अन्य पक्ष हैं उनकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आज ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा, एक ही पार्ट में इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अध्याय 4 है, सामाजिक न्याय इसका नाम है पूरा चैप्टर का। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए गए हैं इस चैप्टर में। एक स्टेटमेंट तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है और दूसरा स्टेटमेंट जेएस मिल साहब का है। अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ठीक है, स्टेटमेंट या कथन जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स में मैक्सिमम रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी स्टेटमेंट आप याद कर सकें ये अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी घाटा नहीं है, फायदा ही है। और एनसीईआरटी किताब में जितने भी कथन दिए हैं विचारकों के माध्यम से उनको तो हमें याद करना ही होगा। तो अंबेडकर साहब का कथन है कि भाई एक जो न्यायपूर्ण समाज वो होगा जिसमें सम्मान की जो भावना है, व्यक्तिगत जो गरिमा की भावना है, व्यक्तियों के मान को सदा जो है उनको बढ़ाया जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, रिगार्ड दिया जाए, वो यदि भावना बढ़ती है और साथ ही अपमान की भावना यदि घटती है, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी व्यक्ति को नीचा दिखाया जाता है, किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाया जाता है, अपमान किया जाता है, वो भावना यदि घटती जाती है और ऐसी स्थिति में एक करुणा से भरे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है मैं बॉक्स के भीतर ले रहा हूं ताकि आप ध्यान रखेंगे। ये अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है। फिर जेएस मिल, जिनको हम स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, अभी मैं जस्टिस की क्या परिभाषाएं होती हैं, न्याय किसको कहते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको हम स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस चैप्टर में दिया है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है, ऐसा कुछ शामिल है जिसे करना न सिर्फ सही है, ठीक है, जिसे करना यानी कि ऐसा कुछ न्याय में है जिसे किया जाए, और ना करना सिर्फ गलत। ठीक है, यदि उस कार्य को ना किया जाए तो इसका मतलब गलत होगा, यानी ये सही और गलत के दायरे में आने वाली चीज है। इसीलिए न्यायपूर्ण समाज को जस्ट सोसाइटी भी कहा जाता है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। ठीक है, तो यहाँ मोरल राइट्स की भी जो है चर्चा जेएस मिल के द्वारा की गई है। साथ ही जो है इसमें एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो है उसकी आवश्यकता को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, न्याय की जब हम बात करते हैं, न्याय जो है जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस में न्याय शब्द काम आए, क्योंकि पिछले 2500 वर्षों से ये वो अवधारणा है जो लगातार जो है काम आती रही है। प्लेटो का चिंतन जब हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ राजनीतिक दर्शन अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत होता है और राजनीति विज्ञान के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार सामग्री जहाँ प्रस्तुत होती है, प्लेटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो रिपब्लिक लिखा जाता है उसका उपशीर्षक जो है, सब टाइटल जो है वो कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित किया गया है। उसमें जिस आदर्श राज्य का लक्ष्य रखा गया, उस आदर्श राज्य की जो आत्मा है, जो उसकी आधारशिला है, वो न्याय की भावना ही रखी गई है। तो न्याय जो है यूनानी चिंतन से शुरू होते हुए और आधुनिक काल के जो हमारे समकालीन चिंतन है वहां तक न्याय के सिद्धांत को हम देखते हैं। जॉन रॉल्स का चिंतन, रॉबर्ट नॉजी का चिंतन, माइकल वॉल्जर का चिंतन, अमर्त्य सेन का चिंतन, यहाँ तक आते हुए हम न्याय के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। तो न्याय जो है वो एक सर्वोपरि सद्गुण के रूप में काम आया है। न्याय जो है, एक एरिस्टोटल का जब चिंतन आता है तो न्याय वहां पर सामान्य न्याय और विशेष न्याय के रूप में प्रस्तुत होता हुआ व्यक्ति के चरित्र और फिर उसके अलावा उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनके साथ आते हुए वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय के साथ प्रस्तुत होता है। तो सामान्यतः ये माना गया कि न्याय शब्द जहां कहीं भी पॉलिटिकल साइंस में काम आ जाए, उसका मूल प्रश्न होता है वितरण के प्रश्न को सुलझाने से। मैं यहाँ लिख देता हूं कि न्याय जो है उसका मुख्य सरोकार, इसीलिए चैप्टर का नाम एक्चुअली सामाजिक न्याय है, क्योंकि सामाजिक न्याय, न्याय से प्राप्त होने वाले जो वितरण के प्रश्न हैं उनको सामाजिक रूप से सॉल्व करने की बात करता है। तो न्याय का मुख्य सरोकार जो है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये शब्द वितरण के प्रश्न को सुलझाने से है ना, वितरण के प्रश्न से है।
अब वितरण में दो तीन चीजें काम आती हैं। वितरण किसका किया जाए, ठीक है, वितरण किस प्रकार किया जाए, या इसकी जगह मैं पहले लिख देता हूं, वितरण किसका किया जाए, वितरण किनके लिए किया जाए या किनको किया जाए, और वितरण जो है वो किस प्रकार किया जाए। ठीक है, ध्यान रखिए ये तीन प्रश्न जो हैं वितरण के साथ मूल रूप से उठाए जाते हैं। वितरण किसका किया जाए यानी कि वस्तुएं, सेवाएं, अवसर, पद, लाभ, तकनीकें, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, इनका वितरण किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जॉन रॉल्स भी ये कहते हैं कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है, और प्राथमिक वस्तुओं में वो लिखते हैं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान के साधन। ये 7 बातें उनकी न्याय की समस्या, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा और आत्मसम्मान के साधन। लिख लीजिए, आप पेपर में पूछ ली जाती है। जॉन रॉल्स का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वितरण किसका किया जाए, वो चीजें जिनसे हम अपने जीवन को जी सके और बेहतर बना सके, हमारा सर्वाइवल और हमारा डेवलपमेंट, ये दोनों जिससे काम है वो चीजें हमें चाहिए, चाहे वो पद हैं, चाहे अवसर हैं, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे सेवाएं हैं, चाहे लाभ हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर दूसरी बात है कि वितरण किन के लिए किया जाए, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मैं भी हूं, आप भी हैं, हम सब भी रह रहे हैं, तो वितरण हम सबके लिए किया जाए, ये चीजें हमको प्रॉपर वे में मिले। ठीक है, जिनके पास चीजों का अभाव है, जिनको चीजों की जरूरत है, जैसे जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके लिए रोजगार का वितरण हो जाए। ठीक है, जिसके पास रोटी नहीं है उसके लिए रोटी का वितरण हो जाए, जो वस्त्र विहीन है उसके लिए वस्त्र का वितरण हो जाए, जिसका आश्रय नहीं है उसके लिए आश्रय का वितरण हो जाए, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है उसके लिए सुख सुविधा का वितरण हो जाए। तो वितरण जो है किनके लिए किया जाए, किसका किया जाए, साथ ही वितरण किस प्रकार किया जाए, यानी वितरण का जो तरीका है भैया, वितरण का जो माध्यम है, वितरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो न्याय का वितरणात्मक जो सूत्र है, न्याय का मूल सरोकार ही वितरण के प्रश्न को सुलझाने से है। और इस वितरण के प्रश्न पर जब हम बात करते हैं तो न्याय जो है वो प्रक्रियात्मक और तात्विक दोनों पक्षों में यहां हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रोसीजरल भी है और तात्विक भी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय पेपर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये हम एक अलग सी क्लास में इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। 15-20 मिनट की एक अलग सी क्लास में लूंगा जिसमें प्रक्रियात्मक और तात्विक जो न्याय है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के इस 4th नंबर चैप्टर में जो कुछ दिया पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय यहां से क्वेश्चन आ जाया करता है, तो इसको एक अलग सेगमेंट में हम लोग रखेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने ये नोट्स में लगातार जो है लिख दे रहा हूं कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी की क्लास में जब हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हम एडिशनल रूप से करना चाहेंगे, क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस, एक साधन की बात करेगा और साध्य की बात करेगा। ये शब्द मैंने समानता के साथ भी इनकी चर्चा की थी। तो न्याय का जो मुख्य सरोकार है भैया वो वितरण के प्रश्न से है। वितरण किसका हो, वितरण किनके लिए किया जाए और वितरण किस प्रकार किया जाए, 3 प्रश्न हमको ध्यान रखने हैं। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए, ईसा पूर्व 4वीं सदी का जो एथेंस है यूनान, उसमें प्लेटो जो है उन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की। प्लेटो कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्तियों और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित जो गुण है उसके अनुसार उसका जो वर्ग है, उस वर्ग को सौंपे गए जो कर्तव्य हैं उनका जब वो निष्पादन करे और दूसरे वर्ग के कर्तव्य पालन के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, तो इससे कार्य विभाजन या श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण की भावना पैदा होगी, और ऐसी व्यवस्था अनिवार्यतः न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। ये न्याय का उनका एक थ्योरी थी। न्याय को उन्होंने नैतिकता के पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया, एक सर्वोच्च सद्गुण के रूप में प्रस्तुत किया, समाज को एक बांधने, समाज को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने वाले एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब मैंने जो है पहले भी ये बात की है, आगे भी बात करूंगा कि प्लेटो ने जो अपने ग्रंथ लिखे उसमें संवाद की शैली का उपयोग किया। वो संवाद की शैली जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत होती है, तर्क वितर्क की पद्धति होती है, डायलेक्टिक पद्धति, द्वंदात्मक पद्धति होती है, और वो नायक जो है अपने गुरु सुकरात को बनाते हैं, क्योंकि सुकरात ने तो कोई ग्रंथ लिखे नहीं, सुकरात ने तो असंख्य शिक्षाओं को फैला दिया, और प्लेटो ने उन शिक्षाओं को लेकर और उसके आधार पर जो है चित्रण किया किताबों के माध्यम से। सुकरात को एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके द्वारा दी गई कि अपनी पुस्तकों का नायक वो सुकरात को बनाते हैं।
तो सुकरात के माध्यम से और उस शिष्य मंडली के माध्यम से जो संवाद चलते हैं वो रिपब्लिक का मुख्य जो है आधार है, उसमें रिपब्लिक की मुख्य विषय वस्तु है। तो सुकरात और उनके जो युवा मित्र हैं ग्लूकोन और एडिमेंट्स, उनके बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो बात ये हुई। फिर प्राचीन भारतीय समाज, न्याय पर भारतीय समाज में भी चर्चा हुई है और हम तो न्याय को दर्शन के रूप में भी पढ़ते हैं। हमारे वहाँ षड दर्शन की जब बात होती है जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की जब बात होती है तो न्याय एक प्राथमिक दर्शन के रूप में हमारे पास प्रस्तुत होता है। न्याय जो है भारत में नैतिकता के पर्याय के रूप में भी प्रस्तुत होता है। न्याय जो है एक मूल्य के रूप में भी प्रस्तुत होता है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय जो है वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, न्याय धर्म के साथ, और धर्म का मतलब था कर्तव्य परायणता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्याय का अर्थ ही था कर्तव्य परायणता और न्याय का अर्थ ही था नैतिकता। ठीक है, मोरालिटी। और धर्म या न्यायोचित समाज व्यवस्था को कायम करना, सामाजिक व्यवस्था कायम करना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। साथ ही चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था, ये सब एनसीईआरटी किताब में दिया, वहीं से लिया है। ठीक है, चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था। कन्फ्यूशियस जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित करना और भले लोग जो है उनको पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। अच्छा, हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, वहाँ पर ये लिखा गया कि जो राजा अदंडनीय को दंड देता और दंडनीय को छोड़ता जाता है, यानी जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको तो छोड़ देता है और जो निर्दोष है उसे सजा दे देता है, तो वो राजा इस लोक में अपयश का, अपमान का और परलोक में नरक का भागी होता है। तो न्याय का मतलब है ऐसा काम करना जिससे व्यवस्था सुव्यवस्था में कायम हो जाए, एक ऑर्डर जो है वो गुड ऑर्डर की तरफ, एक जो जीवन है वो शुभ जीवन, सद्गुणमय जीवन, अच्छे जीवन की ओर, व्यवस्थित जीवन की ओर जा सके। इस वजह से मैंने कहा कि न्याय जहां भी काम आ जाए पॉलिटिकल साइंस में, प्यारे मेरे विद्यार्थियों, वहां वितरण का जो प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस लाइन को याद रख लीजिए कि न्याय का मुख्य सरोकार है वितरण के प्रश्न को सुलझाना। हम समाज में रहते हैं, वितरण से ही हमारा मूल सरोकार है, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज न्यायपूर्ण हो, हमें वो चीजें, वो सुविधाएं, वो अवसर, वो पद, वो लाभ मिल जाए, है ना। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो न्यायपूर्ण व्यवस्था यही तो होगी आपके लिए कि पेपर अच्छे से हो। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए। ठीक है, और जो पारदर्शी व्यवस्था हो, बिल्कुल एक जो परीक्षा की गोपनीयता है वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहे। ठीक है, एक निष्पक्ष प्रकार की व्यवस्था हो और जो योग्य है उसका जो है महत्वपूर्ण रूप से सिलेक्शन, अंतिम रूप से उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम वितरण चाह रहे हैं, नौकरी का वितरण हम चाह रहे हैं अपने हक में। ठीक है, तो ये इस प्रकार की यहाँ लाइन आती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य है, वाजिब का मतलब है जो उपयुक्त है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति जिस चीज के लिए उपयुक्त है उसको चीज दे दी जाए। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट बड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जर्मन दार्शनिक हैं, और हम आदर्शवाद के साथ इनको जोड़ते हैं, अंतःकरण के साथ जोड़ते हैं, नैतिक स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं। लिख लीजिए, पेपर में काम आ सकेंगे भैया। तो कांट कहते हैं कि हर मनुष्य की एक गरिमा है ना। इमैनुअल कांट तो क्या लिखते हैं कि विवेकशील प्रकृति स्वयं में साध्य है ना, विवेकशील प्रकृति मनुष्य किसी और का साध्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का विवेक स्वयं में ही एक प्रधान लक्ष्य है। तो विवेकशील प्रकृति स्वयं में साध्य है। इसलिए जब हम जॉन रॉल्स के चिंतन को पढ़ते हैं ना भैया, तो हमें पता चलता है कि जॉन रॉल्स कांट के विचारों को अपनी प्रेरणा के रूप में प्राप्त करते हैं और बेंथम के विचारों का, उपयोगितावाद के विचारों का खंडन करते हैं। तो ये कहते हैं विवेकशील प्रकृति स्वयं में साध्य है, या ये कहते हैं, एक और लाइन है इनकी कांट की, मैं यहां लिख देता हूं। कांट कहते हैं आत्मन साध्य से पहले है। आत्मन है ना, आत्मन का मतलब होता है स्व है ना, स्व होता है सेल्फ, यानी हमारा अंतर मन, हमारी अंतरात्मा। ठीक है भैया, ध्यान रखिए, अंतरात्मा। तो हमारी अंतरात्मा किसी भी साध्य से, किसी भी भारी वस्तु से पहले है। हमारा जो भीतरी मन है, हमारा जो अंतर मन है, हमारी जो अंतर चेतना है, वो किसी भी प्रकार के बाहरी भौतिक जो वस्तु हैं, बाहरी जो हमारे लक्ष्य हैं, उससे पहले है। यानी हर मनुष्य की, और ये अंतर्मन क्या है मनुष्य का, मनुष्य के रूप में प्राप्त होने वाली मनुष्य की गरिमा। हर मनुष्य की अपनी एक व्यक्तिगत गरिमा है जो दूसरे मनुष्य की जो व्यक्तिगत गरिमा उसी के समकक्ष है। इसलिए आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उसमें जीवन का अधिकार जो है गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में माना गया है। न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाओं के माध्यम से 70 के दशक के आखिरी वर्षों में 1980 के दशक से
लगातार जीवन का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में प्रस्तुत हुआ है और उसमें सेवरल जो राइट्स हैं उनका समावेशन किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान करिए जो लाइन चल रही है यहाँ, हर मनुष्य की गरिमा, अगर सभी व्यक्तियों में गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। तो न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत प्रदान करें। न्याय के लिए जरूरी होगा कि जितने व्यक्ति हैं उनको एक समुचित बराबरी दें। आपको ध्यान होगा जिस समय समानता वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि समानता का भी न्याय के साथ अंतर संबंध कायम किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। न्याय को, सामाजिक न्याय को कैसे कायम किया जाए, इसके लिए 3 मुख्य दृष्टिकोण प्रस्तुत हुए। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक अलग बॉक्स बना देता हूं मैं, इसीलिए ये ऐसे कैसे पेपर में आपको मिल सकेंगे। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, क्या लाइन है, माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार समान बर्ताव के अधिकारी है। मतलब ये व्यक्तिगत गरिमा से ही रिलेटेड विषय है। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ विभेद ना किए जाए, वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो यहाँ ये न्याय का सिद्धांत समानता के साथ जुड़ गया। अभी अभी समानता की 3 क्लासेस हम पढ़कर आए हैं, कल उससे 1 दिन पहले और 2 दिन पहले, तो ये चीज़ हमने बार बार वहाँ पढ़ी थी, इसलिए इसको डिटेल वापस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य है। तो मनुष्य, मैंने आपको कहा था समानता के टॉपिक में कि सभी मनुष्य एक ही वर्ग के सदस्य हैं, उस वर्ग का नाम है मनुष्य वर्ग। किस धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, निर्जातीयता, लिंग से ताल्लुक रखते हैं, ये प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए। जब वितरण का प्रश्न आए, ये प्रश्न उठे कि वो सभी एक ही वर्ग के सदस्य हैं, वो है मानव वर्ग। लेकिन साथ ही हमने समानता के सिद्धांत में ये भी पढ़ा था कि कुछ लोगों के हक में विशेष सुविधाओं की जरूरत होगी, आनुपातिक समानता के नियम को लागू करने की जरूरत होगी, समान लोगों के साथ समान व्यवहार की जरूरत होगी। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की जरूरत होगी, और इसके लिए कुछ विभेदक व्यवहार जिन्हें तर्क की कसौटी पर परखा जा सकेगा, जो संरक्षण मूलक विभेद होंगे, जो स्टेट की सकारात्मक कार्रवाइयां होंगी, जो औचित्यपूर्ण आधार पर जो विभेद किए जाएंगे, उनकी जरूरत होगी। कल वाली क्लास में मैंने काफी डिटेल में इसकी बात की थी। ठीक है, ध्यान करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, समानुपातिक न्याय। देखिए सेकंड बिंदु, समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। तो वो तो हो गया कानून के समक्ष समानता, और ये हो गया कानून का समान संरक्षण। क्या कहता है ये, किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा हूं, ये जो सिद्धांत था समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, इसीलिए मैं क्रम से चल रहा हूं, है ना, एनसीईआरटी के चैप्टर से क्रम से चल रहे हैं हम। आज समानता से ही सारी चीजें लिंक हो रही है न्याय की। आप देखिए न्याय का कोर अवयव हो गया समानता। ठीक है, इसलिए समानता में 3 दिन हमने लगाया, बहुत बड़ा चैप्टर था वो। तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, ठीक है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, इसी में आगे लाइन जोड़ी गई समानुपातिक न्याय की, कि इन कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। मेहनत कैसी है, उसकी कुशलता कैसी है। ठीक है, जैसे लास्की का कथन मैंने कहा था कि समानता का अर्थ कदापि नहीं है कि सबको एक बराबर वेतन मिले, सबको बिल्कुल एक समान मान लें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक ईंट ढोने वाले श्रमिक का वेतन जो है वो गणितज्ञ वैज्ञानिक का बराबर किया जाएगा, और इससे समाज की व्यवस्था में कई विसंगतियां प्रस्तुत हो सकेंगी। ये लास्की ने कहा। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का आनुपातिकता या समानुपातिकता के साथ संतुलन बैठाने की जरूरत है। बॉक्स बना दिया है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने कल ही कहा है महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण 2 ही चीज होनी है। ठीक है, तो न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, आनुपातिकता समानुपातिकता के साथ संतुलन बिठाए जाने की जरूरत होगी। फिर विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। अच्छा, इसके बाद भी ये देखा जाएगा। अच्छा, जॉन रॉल्स को जब हम पढ़ेंगे ना, तो जॉन रॉल्स में सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, अवसर की समानता का सिद्धांत, विभेद का सिद्धांत, विभेद मूलक संरक्षण का सिद्धांत, ये सारे जॉन रॉल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने वाला सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं, न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं, वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों को ख्याल रखेगा। ठीक है, जैसे विशेष प्रकार की कुछ सुविधाओं की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष संरक्षण की जरूरत है। कोई पर्वतीय क्षेत्र रह रहे हैं, कोई मान लीजिए सूखाग्रस्त क्षेत्र रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पर
या कहीं वन क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, ठीक है, या किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां विद्युत की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। तो समान बर्ताव का सिद्धांत, समानुपातिकता का सिद्धांत और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत, ये 3 बेसिक सिद्धांत हो गए। फिर वापस से है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। देखिए, लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता को खंडित नहीं करता है, बल्कि उसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। तो ये समानों के मध्य समानता की बात चल रही है, बार बार मैं कह रहा हूं, समानों के मध्य समानता या समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, देखिए बार बार आ रहा है, तो समान बर्ताव का सिद्धांत, समानुपातिकता का सिद्धांत और विशेष सुविधाओं, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखने का सिद्धांत, 3 चीजें दोहराते रहा कीजिए बार बार साथ में। देखिए, जो अपनी क्लासेस चल रही हैं, प्रीमियर क्लास हम करते हैं, वो एक तरह से लाइव क्लास के समान ही होती है। ठीक है, बस ये अंतर होता है कि लाइव में क्या होता है, जैसे चैट आप करते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिखता है, उसका जवाब देते रहते हैं, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करके और फिर उसको प्रीमियर करवा देते हैं हमारी टीम के द्वारा। तो प्रीमियर में भी जो आप लोग देखते हैं वो लाइव के समान ही देखते हैं, और उसमें जो कमेंट वगैरह करते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ, उनका रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी तो अधिकतर आप लोग तारीफ ही करते हैं, उसके लिए आभार है, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, तो बार बार रिपीट किया कीजिए जब आप देख रहे होते हैं इन वीडियोज़ को। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने संकेत दिया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त 3 सिद्धांतों, कौन कौन सा, समकक्षों के मध्य समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के मध्य सामंजस्य बैठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। तो 3 सिद्धांत हो गए, बार बार कह रहा हूं, समान बर्ताव का सिद्धांत हो गया, आनुपातिकता है, समानुपातिकता का सिद्धांत हो गया भैया। ठीक है, और विशेष जो जरूरत है उनका विशेष ख्याल। सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य स्थापित करेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब न्यायपूर्ण बंटवारे की बात है कि सामाजिक न्याय का सरोकार। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब ही यह है कि जो वितरण का प्रश्न है वो इस प्रकार से सॉल्व हो कि जिन्हें जो चीज़ की जरूरत है उन्हें वो चीज़ आसानी से मिल जाए, और जो अभावपूर्ण स्थितियों में है उनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान कर दिए जाएं। सामाजिक सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जो लाभ हैं उनका वितरण इस प्रकार किया जाए कि व्यवस्था के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति हैं, जो समूह हैं, जो वर्ग हैं, व्यवस्था के अंतिम छोर तक भी, उन तक भी चीज़ें पहुंच सके। गांधी ने कहा, हर आंख से हर आंसू पोंछना, यही स्वराज का मूल मंत्र होगा, है ना, हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। तो हर व्यक्ति की हर प्रकार की जो जरूरतें हैं जिससे वो जीवन जी सके, जीवन का विकास कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसे वो चीज़ें, वो सुविधाएं प्राप्त हो सकें। ठीक है भैया, तो सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे यह राष्ट्रों के मध्य वितरण की बात हो या किसी समाज के भीतर विभिन्न समूह व्यक्तियों के मध्य की बात हो। जॉन रॉल्स की किताब आती है द लॉ ऑफ पीपल्स, उसमें भूमंडलीय न्याय की बात है, तो राष्ट्रों के बीच की बात हो अगर, ठीक है, जॉन रॉल्स की किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और दूसरी किताब द लॉ ऑफ पीपल्स जिसमें भूमंडलीय न्याय की बात होती है। जॉन रॉल्स में अलग से एक दिन 20-25 मिनट का, आधे घंटे का टाइम लेंगे जॉन रॉल्स का चिंतन पढ़ने के लिए। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के 4th चैप्टर में जॉन रॉल्स पर भी 4-5 पैराग्राफ दिए हैं, लेकिन उनको आज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जॉन रॉल्स में केवल 4-5 पैराग्राफ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जॉन रॉल्स एक समकालीन चिंतक हैं और वो काफ़ी सारे उनके थॉट हैं, उन सभी को हमें एक बार पेपर के लिहाज से पढ़ना होगा। तो लगभग आधे पौन घंटे की एक क्लास जो है जॉन रॉल्स की, बिल्कुल आने वाले दिनों में संभवतः इसी मंथ में मैं प्रयास करूंगा, इसी मंथ में जॉन रॉल्स की एक दिन क्लास जॉन रॉल्स पर हम रख ले। 30-35 मिनट, 40-45 मिनट की वो क्लास होगी। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु होंगे, क्योंकि न्याय के जब भी क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन न्याय के आते हैं, तो पूरी संभावना होती है कि 5 क्वेश्चन तो अकेले जॉन रॉल्स के चिंतन में से आ जाए, है ना। रॉबर्ट नॉजिक ने लिखा था जॉन रॉल्स के चिंतन के बारे में कि आने वाले विचारकों को यह बताना होगा कि वो जॉन रॉल्स की विचार प्रणाली के भीतर काम करते हैं या बाहर काम करते हैं, और यदि वो बाहर काम करते हैं तो उन्हें बताना होगा कि ऐसा क्यों करते हैं। जबकि नॉजिक आलोचक है रॉल्स के, बावजूद उसके रॉल्स के चिंतन की इतनी बड़ी अहमियत है। रॉल्स के चिंतन से हम पॉलिटिकल थियरी के पुनरुत्थान को भी देखने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण कृति जॉन रॉल्स की रचना है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो जाए। पुनर्वितरण होता है जैसे टैक्सेशन की व्यवस्था, कराधान की व्यवस्था को पुनर्वितरण की व्यवस्था में लेकर आते हैं हम, सब्सिडी वगैरह होती है जो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के भीतर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसर के मामलों में भी वो कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वालों और बहिष्कृत और वंचितों के बीच गहरा और स्थायी विभाजन मौजूद है तो हम कहेंगे वहां सामाजिक न्याय का अभाव है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि समाज में हो सकता है समृद्धि हो, लेकिन समृद्धि के साथ साथ उसका उपभोग करने वाले और जो वंचित लोग हैं उनके मध्य गहरी खाई, अमीरी गरीबी गहरी खाई है, तो फिर वहां सामाजिक न्याय तो मौजूद है ही नहीं, क्योंकि वह भारी मात्रा में असमानता यदि है तो वह सामाजिक न्याय को प्रस्तुत करने ही नहीं देती है। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एक रूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच खाई हो। मैंने कहा अक्षरशः समानता तो कायम नहीं हो सकती, लेकिन जहां धनवान और निर्धन ये दो वर्ग और दोनों वर्ग एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल गहरी खाई विद्यमान है, एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित है, वहां न्याय स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय तो अनिवार्यतः अच्छाई से रिलेटेड है, न्याय तो अनिवार्यतः है उपलब्धता से रिलेटेड है। न्याय का तो मतलब ही है कि जहां जीवन अच्छा हो, उपयोगी हो, प्रासंगिक हो, गरिमा युक्त हो, ठीक है, समानता के सिद्धांत को प्राप्त कर सके, जहां व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में माना जाए, है ना, मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकारा जाए, वो न्यायपूर्ण समाज होगा। तो न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें और इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है इसी में न्याय वाले चैप्टर में, क्योंकि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वो उदारवाद से प्रेरित है, और उदारवाद जो है मुक्त बाजार की बात करता है। मुक्त बाजार ये कहता है कि जो वितरण है वो मांग और पूर्ति के नियमों पर आधारित होना चाहिए। राज्य यदि हस्तक्षेप करेगा तो प्रतिभा को, योग्यता को, कुशलता को हतोत्साहित कर देगा, गुणवत्ता को हतोत्साहित कर देगा। ये उदारवादियों के तर्क है। तो मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। लेकिन हमने ये देखा कि मुक्त बाजार के साथ साथ जैसे जैसे स्टेट लोक कल्याणकारी होता चला गया, जैसे ब्रिटेन जो है उदारवादी है, लेकिन ब्रिटेन को विश्व की कल्याणकारी व्यवस्था का घर होने का श्रेय भी मिलता है। तो मुक्त बाजारों ने भी या उदारवादी व्यवस्थाओं ने भी राज्य की भूमिका को निरंतर बढ़ाया है लोक कल्याण के लिए, ताकि न्याय की व्यवस्था कायम की जा सके। ठीक है, तो हम ये देखते हैं यहां मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामलों में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या करने के लिए? संपत्ति अर्जित करने के लिए, बिल्कुल, राइट टू प्रॉपर्टी, मूल्य, प्राइस, वैल्यू, मजदूरी और मुनाफे के मामलों में दूसरों के साथ एग्रीमेंट कर सके, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, एग्रीमेंट कर सके। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता, ये बॉक्स बना दिया मैंने। मुक्त बाजार का मूल लक्षण होता है प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा। मैंने कल भी बात की थी, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत चलता है वहां। अगर रॉबर्ट नॉजिक इसी की बात करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक, एफ.ए. हेयर, मिल्टन फ्रीडमैन, इजिया बर्लिन, है ना, आइजिया बर्लिन बोल देते हैं, ये सब जो है स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं, नव उदारवादी विचारक हैं, राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप से जुड़े हुए विचारक हैं, बाजार व्यवस्था को समर्थन देने वाले विचारक हैं। एफ.ए. हेयर तो उसको न्याय के साथ महत्वपूर्ण रूप से जोड़ते हैं। अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वो न्याय संगत होगा। तो मुक्त बाजार समर्थकों के अपने तर्क हैं। मुक्त बाजार का मानना है कि भाई जिसमें जितनी योग्यता है वो उतना मेहनत करे, परिश्रम करे, रचनाशीलता लेकर आए, क्रियाशीलता लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए, है ना, नवाचार करे, उद्यमिता की भावना रखे, और फिर जो वितरण हो वो वितरण उसका है, लाभ उसका है, क्योंकि उसने अर्जित किया है, उसने अपनी मेहनत दिखाई है, उसने अपना कौशल दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट यदि हस्तक्षेप करता है, धनवान लोगों की संपत्ति पर टैक्स लगाता है और कुछ लोगों के हक में जो है मुफ्त सुविधाएं प्रदान करता है, सब्सिडी व्यवस्था इत्यादि दे देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अधिक मेहनत करने वालों को इससे हतोत्साहित होंगे वो। ये उदारवादियों के अपने तर्क है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उदारवादी भी अपने इस तर्क के साथ ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए। उदारवादियों ने भी समाजवाद से मिलने वाली चुनौतियों और खुद उदारवाद के भीतर की कमजोरियों को देखते हुए कालांतर में अपने स्टेट के
हस्तक्षेपकारी जो रुझान था उसको बढ़ाया और उसको वेलफेयर स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया, जहां स्टेट जो है सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम, अमेरिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, वहां इतनी बड़ी स्वास्थ्य की योजना जो है, एक मेडिकल इंश्योरेंस की, मेडिकल फैसिलिटी की जो सुविधा है वो दे दी गई लोगों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना, जो कि एक प्रमुख पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था है, वहां भी इस प्रकार का कार्य किया गया। तो स्टेट की भूमिका तो बढ़ानी पड़ेगी यदि सामाजिक न्याय को कायम करना है। फिर मुक्त बाजार के सभी समर्थक जो हैं आज पूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, जो मैं बात कर रहा था अभी। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके, है ना। इसको बॉक्स बना देते हैं अपन, ठीक है। और उनका मानना है कि मुक्त बाजार जो है वो उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ये हमें उपभोक्ता के तौर पर ज़्यादा विकल्प देता है। बिल्कुल, आज इतनी सारी दुकानें हैं, इतने आज कोई भी सामग्री हम लेने जाते हैं, इतनी उस सामग्री कितनी सारी वैरायटी मिलती है। आटा ही लेने जाते हैं तो आटा कितनी सारी वैरायटी आता है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के ब्रांड आते हैं। मैं विभिन्न ब्रांड का नाम नहीं बोलूँगा, जिस दिन कोई पेड प्रमोशन में कर रहा हूँ उस दिन बोल दूंगा, ठीक है। तो विभिन्न जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी के बहुत सारे संस्थान हैं, सारे तो बाजारीकरण हो चुका है, ठीक है। तो मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। हाँ, गुणवत्ता भी उपलब्ध कराता है निजी संस्थान जो होता है, ठीक है। तो जब वो गुणवत्ता युक्त सेवा दे रहा है तो उसका मनचाहा लाभ, उसका मनचाहा मूल्य निर्धारित करने की उसकी छूट है। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, है ना, विज्ञापन, हम देखते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो इन सामानों का विज्ञापन करते हैं, तो फिर इसका मतलब जो उससे लाभ होने वाला है वो जो है उसका बड़ा बंटवारा जिसका वो प्रोडक्ट है उसके पास वो हिस्सा जाना चाहिए। लेकिन इन सेवाओं की कीमत, अभी जो मैंने बात की देखिए, लेकिन दिक्कत ये है कि इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर दे सकती है। तो इसका मतलब वो सेवाएं लोगों को मिली नहीं। जैसे हॉस्पिटल्स की बात आती है तो हॉस्पिटल आज 5 स्टार हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां इतनी सफाई होती है जितनी हमारे अब घरों में हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्लीनिंग है वहाँ पर और ऐसा इलाज है, एक एक दिन का कोई 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का इलाज होता है। वहाँ डीलक्स रूम और कोई एग्जीक्यूटिव रूम और इस प्रकार के, वहाँ टीवी भी होगा, जो मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना। आप सोचिए, तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ चिकित्सा का जो खर्च है कौन उठा पाएंगे, जिनकी जेबों में पैसा भरा पड़ा, ठीक है, पैसा छलक रहा है जिनकी जेबों से। अन्यथा तो फिर जो है ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा जहां इस प्रकार की सुविधा नहीं हो। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना विभिन्न प्रकार की, उसमें विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कवर करती है, तो वहां भी इलाज ले सकता है एक व्यक्ति जो वैसे ही उस इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो साहब ये अपना जस्टिस वाला चैप्टर था आज, ये छोटा ही चैप्टर था, 12-13 पेजेस का ही था, उसकी स्लाइड्स थी। केवल जॉन रॉल्स का चिंतन 5-6 पैराग्राफ्स जो थे वो मैंने अभी रोक दिया है। जॉन रॉल्स अलग से मैं कराऊंगा, आधे पौन घंटे के अलग से क्लास रखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बोला है। इसी मंथ में उसको मैं जॉन रॉल्स का चिंतन अलग से कराऊंगा एक दिन, ठीक है। उस चिंतन को भी पूरा देखिएगा, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन, क्योंकि जॉन रॉल्स के चिंतन को तैयार करते समय मैं कुछ एडवांस जो किताबें हैं उन किताबों का सहारा लूंगा। एनसीईआरटी की बुक का सहारा लेंगे, एनसीईआरटी में जो दिए हैं, और एडवांस जो किताबें हैं, ठीक है, उन किताबों का हम सहारा लेंगे, है ना, जिनमें जॉन रॉल्स के चिंतन के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ न्याय वाला चैप्टर भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नोट्स बना लीजिएगा, याद कीजिए। आने वाले दिनों में एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उन पर आधारित एमसीक्यूज जो हैं, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो मैं जरूर लेकर आऊँगा। जैसे ही ये वाली बुक कंप्लीट होगी, इसके 1-2 दिन बाद ही हम उसके एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो भी लाने का प्रयास करेंगे। 200-250 क्वेश्चन इन 7-8 चैप्टर्स के, 8-9 चैप्टर्स के मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और कल हम मिलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 होगा, अधिकार के बारे में है शायद, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा चैप्टर होगा, 1 क्लास में हो जाएगा, बड़ा चैप्टर तो 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा। तो मिलता हूँ आप सभी से, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और बिल्कुल नौकरी प्राप्त करने की बिल्कुल ठान कर रखिए कि नौकरी प्राप्त करनी है। खूब तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ईश्वर बिल्कुल हम पे मेहरबानी करेंगे, बिल्कुल हम पे ईश्वर का वरदान हमको मिलेगा और नौकरी प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।